हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ दिसंबर मंथ, यानी दिसंबर मंथ के 30 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर अब एक ही वीडियो में, वो भी एग्जांपल के साथ। और अगर आपने पिछले मंथ का वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे वो अपने गर्लफ्रेंड के प्यार में दीवाना है, वो अपने मातृभाषा के प्यार में दीवाना है, वे लोग अपने देश के प्यार में दीवाने हैं, वह अपने मातृभूमि के प्यार में दीवाना है। तो गाइज, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन्फैचुएटेड विद प्लस माई या हिज या हर, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वह अपने गर्लफ्रेंड के प्यार में दीवाना है। ही इज़ इन्फैचुएटेड विद हर गर्लफ्रेंड। He is infatuated with her girlfriend. वह अपने मातृभाषा के प्यार में दीवाना है। He is infatuated with his mother tongue. He is infatuated with his mother tongue. वे लोग अपने देश के प्यार में दीवाने हैं। They are infatuated with their country. They are infatuated with their country. वह अपने मातृभूमि के प्यार में दीवाना है। He is infatuated with his homeland. He is infatuated with his homeland. वह अपने मातृभूमि के प्यार में दीवाना है। सच तो यह है कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच तो यह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच तो यह है कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है: एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस सेंटेंस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मीन्स सच तो ये है कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। सच तो यह है कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। As a matter of fact, I don't know how to lie. As a matter of fact, I don't know how to lie. सच तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। As a matter of fact, I love you so much. As a matter of fact, I love you so much. सच तो यह है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। As a matter of fact, I want to marry her. As a matter of fact, I want to marry her. सच तो यह है कि तुम किसी काम के नहीं हो। As a matter of fact, you are good for nothing. As a matter of fact, you are good for nothing. जाहिर सी बात है कि वह तुमसे शादी नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि उसे खाना बनाने नहीं आता। जाहिर सी बात है कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। जाहिर सी बात है कि वह दोबारा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है: इट्स ऑब्वियस डैट प्लस सेंटेंस, यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में इट्स ऑब्वियस डैट का प्रयोग करेंगे। इट्स ऑब्वियस डैट इट मीन्स जाहिर सी बात है कि, यानी साफ सुथरी बात है कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। जाहिर सी बात है कि वह तुमसे शादी नहीं करेगा। इट्स ऑब्वियस डैट ही विल नॉट मैरी यू। ही विल नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। इट्स ऑब्वियस डैट ही वॉन्ट मैरी यू। जाहिर सी बात है कि उसे खाना बनाने नहीं आता। इट्स ऑब्वियस डैट शी डजंट नो हाउ टू कुक। It's obvious that she doesn't know how to cook. जाहिर सी बात है कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहती। It's obvious that she does not want to meet you. ये does not का शॉर्ट फॉर्म है doesn't. It's obvious that she doesn't want to meet you. जाहिर सी बात है कि वह दोबारा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। It's obvious that he will not help you again.
It's obvious that he will not help you again. अच्छा होता अगर तुम यहाँ से चले जाते। अच्छा होता अगर तुम मुझे परेशान नहीं करते। अच्छा होता अगर आप खाना खा लेते। अच्छा होता अगर आप मुझे 1-2 दिन फ़ोन नहीं करते। तो guys, here you can see I'm talking about अच्छा होता. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that it would have been better plus subject plus had, और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव हो तो had not plus V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. It would have been better, it means अच्छा होता. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that अच्छा होता अगर तुम यहाँ से चले जाते. It would have been better if you had left from here. It would have been better if you had left from here. अच्छा होता अगर तुम मुझे परेशान नहीं करते. It would have been better if you had not bothered me. It would have been better if you had not bothered me. ये had not का शॉर्ट फॉर्म है hadn't. अच्छा होता अगर आप खाना खा लेते. It would have been better if you had eaten food. It would have been better if you had eaten food. अच्छा होता अगर तुम मुझे 1-2 दिन फ़ोन नहीं करते. It would have been better if you had not called me 1 or 2 days. It would have been better if you had not called me 1 or 2 days. वह कार चलाने में तुमसे आगे निकल गया है. वह पढ़ाई में तुमसे आगे निकल गया है. वह लड़ाई में तुमसे आगे निकल गया है. राम रेस में श्याम से आगे निकल गया है. तो guys, here you can see I'm talking about आगे निकल जाना. तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. A structure is that subject plus have has plus got ahead of plus you is yummy plus other words. Get ahead of it means आगे निकल जाना. Guys, ये get main verb है according to tense, इसे चेंज भी किया जा सकता है. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that वह कार चलाने में तुमसे आगे निकल गया है. Guys, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हैज़ के साथ गेट का थर्ड फॉर्म यानी गॉट का प्रयोग किया जाएगा. जैसे he has got ahead of you in driving car. He has got ahead of you in driving car. वह पढ़ाई में तुमसे आगे निकल गया है. He has got ahead of you in study. He has got ahead of you in study. वह पढ़ाई में तुमसे आगे निकल गया है. वह लड़ाई में तुमसे आगे निकल गया है. He has got ahead of you in the battle. He has got ahead of you in the battle. वह लड़ाई में तुमसे आगे निकल गया है. राम रेस में श्याम से आगे निकल गया है. Ram has got ahead of Shyam in the racing. Ram has got ahead of Shyam in the racing. मैं कंपटीशन में उससे आगे निकल गया हूँ. I have got ahead of him in the competition. I have got ahead of him in the competition. अब तुम जाओ, मुझे खाना बनाना है. अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है. अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है. अब तुम जाओ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है. तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that you go now plus sentence. यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में you go now का प्रयोग करेंगे. You go now it means अब तुम जाओ. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that अब तुम जाओ, मुझे खाना बनाना है. You go now, I have to cook food. You go now, I have to cook food. यानी अब तुम जाओ, मुझे खाना बनाना है. अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है. You go now, I have to study. You go now, I have to study. अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है. अब तुम जाओ, मुझे कुछ
काम है। You go now, I have some work. You go now, I have some work. अब तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। अब तुम जाओ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। You go now, I have to teach the children. You go now, I have to teach the children. अब तुम जाओ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मुझे हर दिन रात को जगना पड़ता है। मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। मुझे रात भर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उससे हर रोज मार्केट जाना पड़ेगा। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that subject plus have to या has to plus V1 plus other words. have to का प्रयोग I, you, we, they के साथ करते हैं और he, she, it या किसी नाम के साथ has to का प्रयोग करते हैं। have to, has to, it means पढ़ता है और past की बात करेंगे यानी पढ़ता था तो had to का प्रयोग करेंगे और future की बात करेंगे यानी पढ़ेगा तो will have to का प्रयोग किया जाएगा। यानी have to, has to, it means पढ़ता है, had to, it means पढ़ता था, will have to, it means पढ़ेगा। Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that मुझे हर रोज रात को जागना पड़ता है पढ़ने के लिए। I have to wake up every night to study. I have to wake up every night to study. मुझे हर रोज रात को जगना पड़ता है पढ़ने के लिए। जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो मुझे हर रोज रात को जगना पड़ता था। When I was working there, I had to wake up every night. When I was working there, I had to wake up every night. मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है इसलिए मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है। I need a lot of money, so I have to do work whole day. I need a lot of money, so I have to do work whole day. जब मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे रात भर पढ़ाई करनी पड़ती थी। When I was preparing for the competition exam, I had to study whole night. When I was preparing for the competition exam, I had to study whole night. उसे हर रोज़ बाज़ार जाना पड़ेगा सब्ज़ी के लिए। He will have to go to market every day for vegetables. He will have to go to market every day for vegetables. ज़रा मेरा बैग पकड़ना, ज़रा उसका फाइल पकड़ना, ज़रा मेरा मोबाइल पकड़ना, ज़रा अपना कोट पकड़ना। तो गाइस इस तरीके सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। जस्ट होल्ड प्लस माई या हर या हिज या योर प्लस अदर वर्ड्स। जस्ट होल्ड इट मीन्स ज़रा पकड़ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल ये, ज़रा मेरा बैग पकड़ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जस्ट होल्ड माई बैग। जस्ट होल्ड माई बैग। दूसरा सेंटेंस ये है, ज़रा मेरा कोट पकड़ना। क्या बोलेंगे? जस्ट होल्ड माई कोट। जस्ट होल्ड माई कोट। ज़रा मेरा कोट पकड़ना। ज़रा अपना जैकेट पकड़ना। जस्ट होल्ड योर जैकेट। जस्ट होल्ड योर जैकेट। ज़रा अपना जैकेट पकड़ना। ज़रा मेरा मोबाइल पकड़ना। जस्ट होल्ड माई मोबाइल या बोल सकते हैं फ़ोन। जस्ट होल्ड माई फ़ोन। ज़रा मेरा मोबाइल पकड़ना। ज़रा उसका फाइल पकड़ना। जस्ट होल्ड हिज फाइल। जस्ट होल्ड हिज फाइल। ज़रा उसका फाइल पकड़ना। यह अंगूठी बहुत तंग है यानी टाइट है। यह जूता बहुत तंग है। यह शर्ट बहुत तंग है। तुम्हारी घड़ी बहुत तंग है। तो गाइस इस तरीके से सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वेरी टाइट। वेरी टाइट इट मीन्स बहुत तंग है, यानी सेंटेंस के लास्ट में क्या चीज़ प्रयोग करेंगे? वेरी टाइट। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। यह अंगूठी बहुत तंग है यानी बहुत टाइट है। दिस रिंग इज वेरी टाइट। दिस रिंग इज वेरी टाइट।
ये जूते बहुत तंग है। These shoes are very tight. These shoes are very tight. ये जूते बहुत तंग है। तुम्हारा शर्ट बहुत तंग है। Your shirt is very tight. Your shirt is very tight. तुम्हारा शर्ट बहुत तंग है। तुम्हारी घड़ी बहुत तंग है। Your watch is very tight. Your watch is very tight. उसकी अंगूठी बहुत तंग है। His ring is very tight. His ring is very tight. उसकी अंगूठी बहुत तंग है। तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बोलने दूंगा। तुम मुझे सोने नहीं दोगी। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट प्लस विल लेट या विल नॉट लेट। ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वांट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, उसके बाद प्लस अदर वर्ड्स। विल लेट इट मीन्स दूंगा या देंगे। विल नॉट लेट इट मीन्स नहीं दूंगा या नहीं देंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगे। You will not let me live peacefully. You will not let me live peacefully. तुम मुझे चैन से जीने नहीं दोगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। I will not let you go. I will not let you go. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह तुम्हें चैन से खाने नहीं देगा। He will not let you eat peacefully. He will not let you eat peacefully. वह तुम्हें चैन से खाने नहीं देगा। मैं तुम्हें बोलने दूंगा। I will let you speak. I will let you speak. अगर यही बोलना हो मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा तो I will not let you speak. क्या तुम मुझे चैन से सोने दोगे? Will you let me sleep peacefully? Will you let me sleep peacefully? क्या तुम मुझे चैन से जीने दोगे, सोने दोगे? तुम्हारे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे कान में कुछ गड़बड़ है। मेरे बाइक में कुछ गड़बड़ है। उसके चार्जर में कुछ गड़बड़ है। तो गाइज here you can see I'm talking about कुछ गड़बड़ है। So guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that there is या was, past की बात करेंगे तो was लाएंगे और present की बात करेंगे तो is। उसके बाद something wrong with plus my या his या her plus other words। There is something wrong, it means कुछ तो गड़बड़ है। Let's understand through the example so it can be understood well। तुम्हारे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ है। There is something wrong with your laptop. There is something wrong with your laptop. तुम्हारे कान में कुछ गड़बड़ है। There is something wrong with your ear. There is something wrong with your ear. तुम्हारे कान में कुछ गड़बड़ है। मेरे बाइक में कुछ गड़बड़ है। There is something wrong with my bike. There is something wrong with my bike. मेरे बाइक में कुछ गड़बड़ है। उसके चार्जर में कुछ गड़बड़ था। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो was का प्रयोग करेंगे। There was something wrong with his charger. There was something wrong with his charger. तुम मुझ पर हुक्म क्यों चला रहे हो? वह हमेशा मुझ पर ही हुक्म चलाता है। मैं तुम्हें हुक्म चलाने नहीं दूंगा। वह अपने मर्द पर हुक्म चलाती है। तो गाइज here you can see I'm talking about हुक्म चलाना। तो गाइज if you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure. Structure is that subject plus dictate on plus me या his या her plus object। गाइज ये डिक्टेट मेन वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस, इसे चेंज भी किया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। तुम मुझ पर हुक्म
क्यों चला रहे हो? Why are you dictating on me? Why are you dictating on me? तुम मुझ पर हुक्म क्यों चला रहे हो? वह हमेशा मुझ पर ही हुक्म चलाता है। He always dictates on me। यही थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ पे V5 यानी ES का इजाफत किया गया है। He always dictates on me। वो हमेशा मुझ पर ही हुक्म चलाता है। मैं तुम्हें हुक्म चलाने नहीं दूंगा। I will not let you dictate। I will not let you dictate। मैं तुम्हें हुक्म चलाने नहीं दूंगा। वह अपने मर्द पर हुक्म चलाती है। She dictates on her husband। She dictates on her husband। तुम तो मुझ पर ही हुक्म चलाने लगे हो। You started dictate on me। You started dictate on me। तुम तो मुझ पर ही हुक्म चलाने लगे हो। झूठ बोलने के मामले में तुम एक नंबर हो। बहाना बनाने के मामले में तुम एक नंबर हो। बात बनाने के मामले में वह एक नंबर है। समझाने के मामले में वह सबसे अच्छी टीचर है। खाना बनाने के मामले में उससे बेहतर कोई नहीं। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट के मामले में। तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। इन टर्म्स ऑफ प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंटेंस। इन टर्म्स ऑफ इट मीन्स के मामले में। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। झूठ बोलने के मामले में तुम एक नंबर हो। इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अ लाई यू आर नंबर 1। इन टर्म्स ऑफ टेलिंग अ लाई यू आर नंबर 1। बहाने बनाने के मामले में तुम एक नंबर हो। In terms of making excuses, you are number 1. In terms of making excuses, you are number 1। बहाने बनाने के मामले में तुम एक नंबर हो। बात बनाने के मामले में वह एक नंबर है। In terms of gossiping, he is number 1. In terms of gossiping, he is number 1। समझाने के मामले में वो सबसे अच्छी टीचर है। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग शी इज़ द बेस्ट टीचर। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग शी इज़ द बेस्ट टीचर। खाना बनाने के मामले में उससे बेहतर कोई नहीं। इन टर्म्स ऑफ कुकिंग देयर इज़ नो वन बेटर देन हिम। इन टर्म्स ऑफ कुकिंग देयर इज़ नो वन बेटर देन हिम। वे लोग मैच हार कर आए हैं। मैं खाना खाकर आया हूँ। मैं ब्रश करके आया हूँ। मैं उससे बदला लेकर आया हूँ।
यह कपड़ा पहन कर देखो, मेरी घड़ी पहन कर देखो, वो साड़ी पहन कर देखो, मेरा कोट पहन कर देखो। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। ट्राई दिस या डैट या माई या हिज, उसके बाद थिंग्स यानी जो आपका सामान होगा वो प्लस ऑन का प्रयोग करेंगे। ट्राई दिस, उसके बाद जो सामान, उसके बाद ऑन, इट मीन्स यह, जैसे पहनना तो यह पहन कर देखो। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यह कपड़ा पहन कर देखो, ट्राई दिस क्लॉथ ऑन, ट्राई दिस क्लॉथ ऑन, यह कपड़ा पहन कर देखो। मेरी घड़ी पहन कर देखो, ट्राई माई वॉच ऑन, ट्राई माई वॉच ऑन, मेरी घड़ी पहन कर देखो। मेरे जूते पहन कर देखो, ट्राई माई शूज ऑन, ट्राई माई शूज ऑन, मेरे जूते पहन कर देखो। वह साड़ी पहन कर देखो, ट्राई दैट साड़ी ऑन, ट्राई दैट साड़ी ऑन, वह साड़ी पहन कर देखो। उसका कोट पहन कर देखो, ट्राई हिज कोट ऑन, ट्राई हिज कोट ऑन, उसका कोट पहन कर देखो। आइंदा से वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, आज के बाद से तुम मेरा मोबाइल मत छूना, आज के बाद से तुम मुझे फ़ोन मत करना, आइंदा से तुम उससे बात नहीं करोगी। Guys, here you can see I'm talking about आइंदा से यानी आज के बाद से। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that from today onwards plus sentence, यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में from today onwards का प्रयोग करेंगे। From today onwards it means आज के बाद से या आइंदा से। Let's understand through the example so it can be understood well. आज के बाद से वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स ही विल नॉट बोदर यू, ही विल नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स ही वॉन्ट बोदर यू। आइंदा से तुम टीवी चालू मत करना, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू डोंट टर्न ऑन द टीवी, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू डोंट टर्न ऑन द टीवी। आज के बाद से तुम मेरा फ़ोन मत छूना, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू डोंट टच माई फ़ोन, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू डोंट टच माई फ़ोन। आज के बाद से मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड टू यू, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड्स टू यू। आइंदा से तुम उससे बात नहीं करोगी, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टॉक टू हिम, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टॉक टू हिम। आज के बाद से मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग। जैसे यह बर्तन जूठा नहीं है, यह पानी जूठा नहीं है, यह खाना जूठा नहीं है, क्या यह पानी जूठा है। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट जूठा नहीं है या जूठा है। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और अगर आपके सेंटेंस में नॉट हो तो नॉट लाएंगे, नहीं तो लिविंग्स या लेफ्ट ओवर, लिविंग्स या लेफ्ट ओवर इट मीन्स जूठा या जूठी। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट यह बर्तन जूठा नहीं है, दिस pot is not livings, this pot is not livings, यह बर्तन जूठा नहीं है। यह पानी जूठा नहीं है, this water is not livings, this water is not livings, या लेफ्ट ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह खाना
जूठा नहीं है। दिस फूड इज़ नॉट लेफ्ट ओवर या लीविंग्स। दिस फूड इज़ नॉट लेफ्ट ओवर, यह खाना जूठा नहीं है। क्या यह पानी जूठा है? इज़ दिस वाटर लेफ्ट ओवर? इज़ दिस वाटर लेफ्ट ओवर? क्या यह पानी जूठा है? क्या यह गिलास जूठा नहीं है? इज़ दिस गिलास लिविंग्स? इज़ दिस गिलास नॉट लिविंग्स? इज़ दिस गिलास नॉट लिविंग्स? क्या यह गिलास जूठा नहीं है? हरा सकते हो तो हरा दो, छीन सकते हो तो छीन लो, रोक सकते हो तो रोक लो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो। तो guys, here you can see I am talking about sakna. If you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that V1 plus if you can plus same verb. V1 यानी आपका जो भी वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इफ़ यू कैन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर सेम वर्ब यानी शुरू में जो वर्ब इस्तेमाल किए थे उसी का यूज करेंगे। जैसे हरा सकते हो तो हरा दो, बीट इफ़ यू कैन बीट, बीट इफ़ यू कैन बीट। दूसरा एग्जाम्पल ये है, बोल सकते हो तो बोल दो, स्पीक इफ़ यू कैन स्पीक, स्पीक इफ़ यू कैन स्पीक। बोल सकते हो तो बोल दो, रोक सकते हो तो रोक लो, स्टॉप इफ़ यू कैन स्टॉप, स्टॉप इफ़ यू कैन स्टॉप। रोक सकते हो तो रोक लो, छीन सकते हो तो छीन लो, स्नेच इफ़ यू कैन स्नेच, स्नेच इट मीन्स छीनना, स्नेच इफ़ यू कैन स्नेच। ले सकते हो तो ले लो, टेक इफ़ यू कैन टेक, टेक इफ़ यू कैन टेक। ले सकते हो तो ले लो, दौड़ सकते हो तो दौड़ो, रन इफ़ यू कैन रन, रन इफ़ यू कैन रन। दौड़ सकते हो तो दौड़ो। ये तो शुक्र है कि वहाँ कोई नहीं था, यह तो शुक्र है कि मैं उस वक्त वहीं पर था, यह तो शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी, ये तो शुक्र है कि तुमने उसे पैसा नहीं दिया। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट शुक्र होना। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, थैंकफुली प्लस डैट प्लस सेंटेंस। यानी आप अपने सेंटेंस के शुरू में थैंकफुली डैट का प्रयोग करेंगे। थैंकफुली डैट इट मीन्स शुक्र है कि। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। यह तो शुक्र है कि वहाँ कोई नहीं था। थैंकफुली डैट नो वन वॉज देयर, थैंकफुली डैट नो वन वॉज देयर। यह तो शुक्र है कि उसने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। थैंकफुली डैट ही डिड नॉट अरेस्ट यू, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। थैंकफुली डैट ही डिड नॉट अरेस्ट यू। यह तो शुक्र है कि उस वक्त मैं वहीं पे था। थैंकफुली डैट आई वॉज देयर एट द टाइम, थैंकफुली डैट आई वॉज देयर एट द टाइम। यह तो शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी। थैंकफुली डैट नो वन गॉट हर्ट, थैंकफुली डैट नो वन गॉट हर्ट। यह तो शुक्र है कि तुमने उसे पैसा नहीं दिया। थैंकफुली डैट यू डिड नॉट गिव हिम मनी, थैंकफुली डैट यू डिड नॉट गिव हिम मनी। उससे बात करने में हर्ज ही क्या है, सच बोलने में हर्ज ही क्या है, गरीबों की मदद करने में हर्ज ही क्या है।
ईमानदार होने में हर्ज ही क्या है। तो गाइज इस तरीके सेंटेंस बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे व्हाट्स द हार्म इन प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। व्हाट्स द हार्म इट मीन्स हर्ज ही क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। उससे बात करने में हर्ज ही क्या है। व्हाट्स द हार्म इन टॉकिंग टू हिम। व्हाट्स द हार्म इन टॉकिंग टू हिम। सच बोलने में हर्ज ही क्या है। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। व्हाट्स द हार्म इन स्पीकिंग ट्रूथ। गरीबों की मदद करने में हर्ज ही क्या है। व्हाट्स द हार्म इन हेल्पिंग द पुअर। व्हाट्स द हार्म इन हेल्पिंग द पुअर। ईमानदार होने में हर्ज ही क्या है। व्हाट्स द हार्म इन बीइंग ऑनेस्ट। व्हाट्स द हार्म इन बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट इट मीन्स ईमानदार होना। अपना काम करने में क्या बुराई है। एक बार देखने में क्या बुराई है। उससे बात करने में क्या बुराई है। गरीबों की मदद करने में क्या बुराई है। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट क्या बुराई है। तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज दैट व्हाट्स रॉन्ग प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। व्हाट्स रॉन्ग इट मीन्स क्या बुराई है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट अपना काम करने में क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद डूइंग योर जॉब। योर का माना होता है तुम्हारा या अपना। व्हाट्स रॉन्ग विद डूइंग योर जॉब। कपड़े धोने में क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद वॉशिंग क्लॉथ्स। व्हाट्स रॉन्ग विद वॉशिंग क्लॉथ्स। एक बार देखने में क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद लुकिंग वंस टाइम। व्हाट्स रॉन्ग विद लुकिंग वंस टाइम। उससे बात करने में क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद टॉकिंग टू हिम। व्हाट्स रॉन्ग विद टॉकिंग टू हिम। गरीबों की मदद करने में क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद हेल्पिंग द पुअर। व्हाट्स रॉन्ग विद हेल्पिंग द पुअर। खाना बनाने में क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद कुकिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद कुकिंग। कुकिंग मतलब खाना बनाना। खेती करने में क्या बुराई है। व्हाट्स रॉन्ग विद फार्मिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद फार्मिंग। यहाँ फूल तोड़ना मना है। यहाँ गाड़ी लगाना मना है। ट्रेन में धूम्रपान करना मना है। एग्ज़ाम हॉल में बात करना मना है। तो गाइज इस तरीके सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। V4 यानी वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी ING वाले फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोरबिडेन। फोरबिडेन इट मीन्स मना है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फूल तोड़ना मना है। प्लकिंग फ्लावर्स आर फोरबिडेन। प्लकिंग फ्लावर्स आर फोरबिडेन। फूल तोड़ना मना है। ठंडा सामान खाना मना था। ईटिंग कोल्ड थिंग वॉज फोरबिडेन। ईटिंग कोल्ड थिंग वॉज फोरबिडेन। यहाँ गाड़ी लगाना मना है। पार्किंग व्हीकल्स हेयर आर फोरबिडेन।
पार्किंग व्हीकल्स हेयर आर फोरबिडन। यहाँ गाड़ी लगाना मना है। ट्रेन में धूम्रपान करना मना है। स्मोकिंग इन द ट्रेन इज फोरबिडन। स्मोकिंग इन द ट्रेन इज फोरबिडन। एग्जाम हॉल में बात करना मना है। टॉकिंग इन द एग्जाम हॉल इज फोरबिडन। टॉकिंग इन द एग्जाम हॉल इज फोरबिडन। रात में चावल खाना मना है। ईटिंग राइस इन नाइट इज फोरबिडन। ईटिंग राइस इन नाइट इज फोरबिडन। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कुछ तो बात है जो वह मुझे बताना नहीं चाहती। कुछ तो बात थी जो वह मेरा पीछा कर रहा था। कुछ तो बात थी जो उसने मुझे रात में फ़ोन किया। कुछ तो बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो गाइस, इस तरीके से सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। देयर इज़ समथिंग प्लस डैट प्लस सेंटेंस। देयर इज़ समथिंग इट मीन्स कुछ तो बात है। Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। There is something that you are hiding me. There is something that you are hiding me. कुछ तो बात है जो वह हर रोज उसके घर जाता है। There is something that he goes his house every day. There is something that he goes his house every day. कुछ तो बात है जो वह तुमसे मिलना चाहता है। There is something that he wants to meet you. There is something that he wants to meet you. कुछ तो बात है जो वह मुझे बताना नहीं चाहती। There is something that she doesn't want to tell me. ये does not का शॉर्ट फॉर्म है doesn't। कुछ तो बात थी जो वह मेरा पीछा कर रहा था। There was something that he was following me. There was something that he was following me. कुछ तो बात थी जो उसने मुझे रात में फ़ोन किया। There was something that he called me in the night. There was something that he called me in the night. मैं बोलने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करता हूँ। मैं खेलने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। मैं फिल्म से ज़्यादा सीरियल देखना पसंद करता हूँ। तो गाइज, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that subject plus prefer plus noun या pronoun या V4 यानी ing वाले फॉर्म प्लस टू प्लस नाउन pronoun प्लस V4। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये प्रीफर एक मेन वर्ब है। एज ए सब्जेक्ट या एज ए टेंस इसे चेंज भी किया जा सकता है। और इसका रूल है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा पसंद करते हैं उस नाउन या प्रोनाउन या V4 को पहले लाएंगे और जो कम पसंद करते हैं उस नाउन या प्रोनाउन या V4 को बाद में लाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। मैं बोलने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे ज़्यादा पसंद किस चीज़ को कर रहे हैं आप? चुप रहने को। तो उसकी इंग्लिश पहले लाएंगे। जैसे आई प्रीफर रिमेनिंग साइलेंट टू स्पीकिंग। मैं चावल से ज़्यादा रोटी खाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आप ज़्यादा पसंद किसे कर रहे हैं? रोटी को। तो पहले रोटी की इंग्लिश लाएंगे। जैसे आई प्रीफर ईटिंग ब्रेड टू राइस। उसके बाद जो कम पसंद करते हैं उसका प्रयोग करेंगे। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे इसलिए कॉफ़ी पहले लाए हैं, और चाय कम पसंद करते हैं तो चाय बाद में। मैं खेलने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर स्टडिंग टू प्लेइंग।
I prefer studying to playing. मैं फिल्म से ज़्यादा सीरियल देखना पसंद करती हूँ. I prefer watching serial to movie. I prefer watching serial to movie. मैं क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ. I prefer playing football to cricket. I prefer playing football to cricket. जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ. जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ. जाओ और मेरा मोबाइल लेकर आओ. जाओ और मेरे लिए समोसा लेते आओ. तो गाइस, इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. गो एंड गेट प्लस अदर वर्ड्स. गो एंड गेट इट मीन्स जाओ और लेते आओ. तो गो एंड गेट, उसके बाद आप अपने अदर वर्ड्स को बोलेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ. गो एंड गेट समथिंग टू ईट. गो एंड गेट समथिंग टू ईट. जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ. जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ. गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. जाओ और एक गिलास पानी लेकर आओ. जाओ और मेरा मोबाइल लेकर आओ. गो एंड गेट माई मोबाइल. गो एंड गेट माई मोबाइल. जाओ और मेरा मोबाइल लेकर आओ. जाओ और मेरे लिए समोसा लेते आओ. गो एंड गेट अ रिसोल फॉर मी. रिसोल इट मीन्स समोसा. गो एंड गेट अ रिसोल फॉर मी. जाओ और मेरे लिए समोसा लेते आओ. मुझे चाय पीने की आदत है. मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है. उसे चिल्लाने की आदत है. आपको ज़्यादा सोचने की आदत है. तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट आदत होना. तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट आई एम यूज्ड टू प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. आई एम यूज्ड टू इट मीन्स मुझे आदत है या मैं आदी हूँ. और अगर आप पास्ट की बात करना चाहते हैं जैसे मुझे आदत थी या मैं आदी था तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे आई यूज्ड टू. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. जैसे मुझे चाय पीने की आदत है. आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी. आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी. और अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे चाय पीने की आदत थी यानी पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे आई यूज्ड टू टेकिंग टी. आई यूज्ड टू टेकिंग टी. मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है. आई एम यूज्ड टू टॉकिंग टू मच. आई एम यूज्ड टू टॉकिंग टू मच. और अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे ज़्यादा बोलने की आदत थी यानी पास्ट की बात है तो क्या बोलेंगे आई यूज्ड टू टॉकिंग टू मच. आई यूज्ड टू टॉकिंग टू मच यानी एम को सिर्फ रिमूव कर देंगे तो वो पास्ट की बात हो जाएगी. आपको ज़्यादा सोचने की आदत है. यू आर यूज्ड टू ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग इट मीन्स ज़्यादा सोचना. यू आर यूज्ड टू ओवर थिंकिंग. मैं एक ही बात सुन सुन कर तंग आ गया हूँ. वह तुमसे बात कर कर के तंग आ गई है. मैं एक ही जगह पर रह रह कर तंग आ गया हूँ. मैं एक ही चीज़ रोज़ खा खा कर तंग आ गया हूँ. तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट तंग आना. तो गाइज इस तरीके सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. आई एम फेड अप ऑफ प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. आई एम फेड अप ऑफ अप इट मीन्स तंग आ गया हूँ या ऊब गया हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. मैं एक ही बात सुन सुनकर तंग आ गया हूँ. आई एम फेड अप ऑफ hearing the same things. I am fed up of hearing the same things. मैं एक ही बात सुन सुनकर तंग आ गया हूँ.
वह तुमसे बात करके तंग आ गई है। She is fed up of talking to you. She is fed up of talking to you. मैं एक ही जगह पर रह कर तंग आ गया हूँ। I am fed up of living the same place. I am fed up of living the same place. मैं एक ही चीज़ रोज़ खा कर तंग आ गया हूँ। I am fed up of eating the same things daily. I am fed up of eating the same things daily. तुम्हारे बारे में सुनकर मैं दुखी हूँ। ऐसी गलती करके मैं दुखी हूँ। यह न्यूज़ सुनकर मैं दुखी हूँ। तुम्हें डांट कर मैं दुखी हूँ। तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मैं दुखी हूँ। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that I am sorry plus to plus V1 plus other words. I am sorry, it means मैं दुखी हूँ. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that तुम्हें डांट कर मैं दुखी हूँ. I am sorry to scold you. Scold, it means डांटना. I am sorry to scold you. तुम्हें डांट कर मैं दुखी हूँ. तुम्हारे बारे में सुनकर मैं दुखी हूँ. I am sorry to hear about you. I am sorry to hear about you. तुम्हारे बारे में सुनकर मैं दुखी हूँ. ऐसी गलती करके मैं दुखी हूँ. I am sorry to make such a mistake. I am sorry to make such a mistake. ऐसी गलती करके मैं दुखी हूँ. उसे मार कर मैं दुखी हूँ. I am sorry to beat him. I am sorry to beat him. आपसे बात करके मुझे खुशी हुई. आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई. गरीबों की मदद करके मुझे खुशी हुई. मैं तुमसे शादी करके खुश हूँ. तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट खुश होना. तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है. आई एम ग्लेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स. आई एम ग्लेड टू, इट मीन्स मुझे खुशी हुई या मैं खुश हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. आपसे बात करके मुझे खुशी हुई. आई एम ग्लेड टू टॉक टू यू. आई एम ग्लेड टू टॉक टू यू. आपसे बात करके मुझे खुशी हुई. आपसे मिलकर खुशी हुई. आई एम ग्लेड टू मीट यू. आई एम ग्लेड टू मीट यू. आपसे मिलकर खुशी हुई. गरीबों की मदद करके मुझे खुशी हुई. आई एम ग्लेड टू हेल्प द पुअर. आई एम ग्लेड टू हेल्प द पुअर. गैस ये पुअर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है. मैं तुमसे शादी करके खुश हूँ. आई एम ग्लेड टू मैरी यू. आई एम ग्लेड टू मैरी यू. मैं तुमसे शादी करके खुश हूँ. मेरे 100 गिनने पर तुम गाना गाना बंद कर देना. मेरे 3 गिनने पर तुम चले जाना. मेरे 5 गिनने पर तुम दौड़ जाओगे. मेरे 10 गिनने पर तुम वापस आ जाना. तो गाइज इफ़ यू वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दैट ऑन द काउंट ऑफ, उसके बाद आप जितना बोलना चाहते हैं 3, 4, 5, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. ऑन द काउंट ऑफ 3, इट मीन्स मेरे 3 गिनने पर. और अगर आप बोलना चाहते हैं तो मेरे 4 गिनने पर, तो ऑन द काउंट ऑफ 4. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल. मेरे 3 गिनने पर तुम चले जाना. ऑन द काउंट ऑफ 3 यू गो अवे. ऑन द काउंट ऑफ 3 यू गो अवे. मेरे 3 गिनने पर तुम
चले जाना। मेरे 100 गिनने पर तुम गाना गाना बंद कर देना। ऑन द काउंट ऑफ 100 यू स्टॉप सिंगिंग द सॉन्ग। ऑन द काउंट ऑफ 100 यू स्टॉप सिंगिंग द सॉन्ग। मेरे 5 गिनने पर तुम दौड़ जाओगे। ऑन द काउंट ऑफ 5 यू विल रन। ऑन द काउंट ऑफ 5 यू विल रन। मेरे 10 गिनने पर तुम वापस आ जाना। ऑन द काउंट ऑफ 10 यू कम बैक। ऑन द काउंट ऑफ 10 यू कम बैक। मेरे 10 गिनने पर तुम वापस आ जाना। याद रखना कल से तुम्हें 4 बजे ऑफिस पहुंच जाना है। याद रखना कि मैं तुम्हें 2000 रुपया दिया हूँ। याद रखना कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दिया हूँ। याद रखना कि तुम मुझे गाली दिए हो। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर मंथ के पूरे 30 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने नवंबर मंथ का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।